कोविड टीकाकरण को भी लेकर यहां पर फैसला लिया गया। आंगनवाड़ी कार्यक्रम में तेजी लाई जाएगी, नेचुरल गैस को बढ़ावा दिया जाएगा। ये बड़े निर्णय, बड़े फैसले लिए गए हैं। उड़ान स्कीम में 517 नए हवाई रूट तय किए गए हैं। नैनो डीएपी का इस्तेमाल सभी क्षेत्रों में किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% ज्यादा खर्च अब और बढ़ाया जाएगा। लक्षद्वीप में नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था, जिसके बाद अब लक्षद्वीप को भी इस बजट के जरिए बड़ा तोहफा। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि जो फोकस माना जा रहा था कि युवाओं पर किस तरह से फोकस किया जाएगा इस बजट में, तो उस पर भी प्राथमिकता का जिक्र किया और बताया कि किस तरह से सशक्त किया गया है और प्राथमिकताएं किस तरह से बढ़ी हैं युवाओं को सशक्त करने की। स्किल इंडिया मिशन का जिक्र भी वित्त मंत्री की ओर से किया गया। उन्होंने बताया कि 13,000 नए आईटीआई, आईआईटी, आईआईएम और 15 नए एम्स बनाए गए हैं। 390 यूनिवर्सिटीज ओपन की गई हैं, जिसके जरिए उन्होंने बताया कि एजुकेशन पर किस तरह से काम किया जा रहा है, युवाओं को किस तरह से सशक्त किया जा रहा है। और जब महिलाओं की बात होती है तो पूजा देखिए कि पहले से ही माना जा रहा था कि जीवाईएएफ पे काम किया जाएगा, उस पर जरूर फोकस किया जाएगा जी। और प्रधानमंत्री ने उसकी जो तत्परता है उसका जिक्र भी किया था। और ऐसे में महिलाओं के लिए उन्होंने बताया कि महिलाओं के विकास पर किस कदर से फोकस है केंद्र सरकार का। महिला उद्यमिता हो या उच्च शिक्षा में भाग लेने की बात, उन्होंने बताया कि 28% ग्रोथ जो है वो हुई है। जब बात महिलाओं के सशक्तिकरण की आती है तो इस कदर काम किया गया है केंद्र सरकार की ओर से कि विश्व में सबसे ज्यादा है 28% की ग्रोथ जो कि महिलाओं के सेक्टर में की जा रही है। महिला आरक्षण बिल का उन्होंने जिक्र किया और बताया कि ग्रामीण इलाकों में भी महिलाओं को घर दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, इस पर भी काम किया जा रहा है। ये तमाम जिक्र जो है उन्होंने बताया। लेकिन सबसे अहम चीज है कि सर्वाइकल कैंसर को रोकना भी प्राथमिकता है और उसके लिए टीकाकरण भी उपलब्ध कराया जाएगा। एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ग पर फोकस करने की कोशिशें यहाँ पर वित्त मंत्री की ओर से की गई है। पूजा बिल्कुल चारुल, देखिए और जो भाषण रहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, उसकी जो खास बातें हैं एक बार हम अपने दर्शकों को वो भी बता दें। देखिए साफ तौर पर जिक्र किया गया कि 10 सालों में आर्थिक तौर पर सकारात्मक बदलाव देखा गया है पूरे देश में। भारत में 10 सालों में अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आया। देश में रोजगार के मौके में बढ़ोतरी मिली है। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। जब तमाम देशों की अर्थव्यवस्था खराब थी उस दौरान भारत लगातार आर्थिक तौर पर मजबूत होता नजर आया। सरकार ने चुनौतियों का साहस से सामना किया और ग्रामीण विकास की योजनाएं तेजी से लागू की जा रही है, ताकि देखिए चारुल, कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र का विकास तब होता है जब आप केवल शहरी इलाकों का ध्यान न रखें बल्कि गांव-गांव का विकास हो। और जब गांव-गांव का विकास हो, गांव की सड़कें भी पक्की होने लगे तो समझ जाइए कि राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर है। इसके साथ ही सरकार ने चुनौतियों का साहस से सामना किया है। ग्रामीण विकास की योजनाएं तेजी से लागू की गई और सबसे बड़ी बात यह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार ने पूरी कोशिश की कि हर एक योजना की जानकारी आम जनता तक पहुंच सके। गरीबों को घर, पानी, बिजली मुहैया कराई गई। Start? So, the immediate reaction, thank you for joining us today. The immediate reaction would be that the consolidation of the fiscal deficit, and I think our recommendation initially was 5.4%, but for it's a 5.1% is obviously a very significant step forward. But at the same time, not sacrificing the focus on growth, so the capex spend has increased by almost 11%, 11.1%, which is also very good. So the continued focus on infrastructure growth takes place. The third aspect, which is very important, is the focus on the rural sector and also the 4 aspects of women, the farmer and the poor being taken care of. The continuation of the housing, both for women as well as for the rural sectors, are all very welcome.
So this takes care of the equitable growth approach of the government. And we have to wait and see regarding the direct tax and indirect tax proposals. As the finance minister has said, that will be taken up only in the final budget. So therefore, this budget does not cover that. So as far as we are concerned, it's a very positive step forward with regard to having the headroom available for growth, considering the fiscal deficit and also the focus on equitable growth. From an industry perspective, obviously we will wait for the main budget to come to look at that details. Thank you. देखिए, बजट भाषण की जो बड़ी बातें थी वो हमने आपको बताई और सुनाई भी। नेचुरल गैस को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके अलावा वित्त मंत्री ने काफी प्राथमिकताएं जो है उनका जिक्र किया। और अब इस बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास पैनल मौजूद है, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। अजय सिंघल जी जो कि सीए है वो हमारे साथ मौजूद है, हर्ष रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार है वो भी हमारे साथ मौजूद है, ब्रजेश वार्ष्णेय जी व्यवसायी है वो भी मौजूद है, और राजेंद्र यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान संगठन के। कुल मिलाकर कहा जा सकता है हर वर्ग की बात हम यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी अजय सिंघल जी, क्योंकि आप हम लगातार जिक्र के अकाउंट्स आप देखते हैं, बनाते हैं, ये बजट जो आया है इस पर पहला रिएक्शन आपका? पहला रिएक्शन ये है कि यहाँ पर पब्लिक के लिए जो पैसा दिया हुआ है, हाउसिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए है, किसानों के लिए है, उससे एक चीज़ जरूर होने वाली है कि वो स्पेंडिंग जो है वो बढ़ने वाली है। और स्पेंडिंग बढ़ेगी तो उससे क्या है कि देश का विकास होने वाला है। आज अगर देखें तो इनकम टैक्स में अभी तक जो 5 लाख रुपए तक की जो इनकम पर टैक्स नहीं लगता था, आज उसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया है। इनकम टैक्स में जो रिबेट के जो इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं वो उसको अभी नहीं छेड़ा है, उसको केवल जब आम बजट आएगा जून या जुलाई में इलेक्शन के बाद, तब उस पर हम डिस्कशन करेंगे, तब उस पर कोई ना कोई नई पॉलिसी आएगी। तो ओवरऑल हम बजट को देखा है तो इसमें मैं 10 में से 8 पॉइंट इस बजट को देना चाहता हूँ। बिकॉज यानी हम जो ये कहते थे कि खर्च ज्यादा हो रहा है और इस पर विराम लगाने की जरूरत है, तो इसको लेकर कहा जा सकता है कि इस पॉइंट का ध्यान रखा गया, क्योंकि वित्त मंत्री कहती नजर आई कि महंगाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। महंगाई नहीं बढ़ी, महंगाई अभी मैंने आपको सुबह ही बताया था कि 5.5% है, और इसमें बजट में 5.1% का प्रावधान रखा है कि इसको हमने 5% के आसपास अपने इसको मैनेज करना है। और जहां तक जीडीपी की बात है, जीडीपी 7% के आसपास हमारा टारगेट 7%। प्रदीप कुमार अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनवा देते हैं, सुनिए। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हुई, जैसे मैंने आपको बजट से ही पहले कहा था कि उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा अमाउंट इंक्रीज़ होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं कंसीडर किया गया है कि जो लास्ट ईयर 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसे बढ़ाकर 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा किया गया है। वो एक बहुत बड़ा वेलकम पॉइंट है। और दूसरी बड़ी बात, सबसे ज़्यादा जो है बॉटम ऑफ द पिरामिड पे ध्यान दिया गया है, खास करके जो एक ऐसा तबका है जो कहीं ना कहीं अभी एड्रेस नहीं हुआ था, उसको बार बार प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया है। चाहे हम युवा शक्ति की बात करें, चाहे नारी शक्ति की बात करें, उनके ऊपर फोकस ज़्यादा है। और ऑफ कोर्स एक संतुलित बजट है, जितना भी बेस्ट कर सकते थे। सो क्वाइट होपफुल कि आने वाले वक्त में और अनाउंसमेंट आपको दिखाई देगी। राइट, तो देखिए सबसे बड़ी बात, जो लोग रेंटेड हाउसेज में रहते हैं या चॉल्स या ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, तो वित्त मंत्री जी ने कहा है उनके लिए एक स्कीम हम जल्दी लेकर आने वाले हैं। सो आज की बजट अनाउंसमेंट में उस स्कीम को अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन क्वाइट होपफुल कि अगर उन्होंने इसको कोट किया है तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में हमें वो स्कीम दिखाई देगी। तो आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना फोकस दिया गया है, कहीं ना कहीं कोविड के बाद जो निकल के आ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे ले जाने के लिए ये बजटरी डेफिसिट है। मुझे लगता है जी का रुख करते हुए ब्रजेश जी, देखिए जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया टैक्स स्लैब को लेकर, जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है लोगों को, उस पर कोई खास चर्चा की नहीं गई, उस पर कोई बहुत बड़ी राहत दी नहीं गई। कैसे देखते हैं आप? टैक्स स्लैब मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत उस पर चेंजेस की। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और काफ़ी सारे जो बेसिकली मेन जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो सारे कॉर्पोरेट
गवर्नमेंट हाउसेज है सारे कवर हैं, और जो नहीं है कवर वो नहीं है। तो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह टैक्स स्लैब में चेंज करने की जरूरत है। बजट काफ़ी कंफर्ट लेवल पे है, और देखा जाए रूरल और काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट से रिलेटेड और सारे बजट्स अच्छे निकाले गए हैं। उससे ओवरऑल जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा उतना कहीं ना कहीं ग्रोथ आएगी, क्योंकि सरकारी पैसा बाजार में आता है। और आफ्टर जीएसटी हर बिजनेसमैन एज अ बिजनेसमैन अगर मैं बात करूं तो हम लोग पहले सर्विस टैक्स में वो आते थे, तो जीएसटी के बाद से हमें ये बेनिफिट मिल गया कि हम लोग हर चीज़ जो जगह परचेज होती है तो वो भी अकोमोडेट कर लेते हैं। तो टैक्स स्लैब मतलब कोई छेड़ाछाड़ी नहीं की है, ठीक है। और एज आ इनकम लोगों की बढ़ी है, शो कम कर रहे हैं। 5 लाख का जो बजट दिया हुआ है, मतलब ठीक, 5 टैक्स लाख से का जो बचना स्लैब है पड़े। वो ठीक है। हम लौटेंगे। राजेंद्र जी, आप और हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे और आपने एमएसपी का जब जिक्र किया था, उन्होंने आपने कहा था कि उस पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया, लेकिन वित्त मंत्री तो ये कहती नजर आई कि एमएसपी बढ़ाई गई है। यहाँ तक कि उन्होंने किसानों के लिए कहा कि पशुधन मिशन हम लोगों ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से पशुपालन किया जा रहा है, अलग अलग विभाग बनाए जा रहे हैं। मतलब उनके हिसाब से तो किसानों के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। देखिए, मैं सुबह ही मेरी आपसे बात हुई थी, तो उस समय मैंने कहा था कि ये बिल्कुल चुनाव से पहले का बजट है, तो जाहिर सी बात है देश की 85% आबादी को खुश करने की बात करी जाएगी। और देखने में भी आया है चुनाव कि के लिए सही आप संतुष्ट है ना? मैं आगे आपके पास आ रहा हूँ जी। क्योंकि 85% देश की आबादी जिस वर्ग की है उसको खुश करना है, और उसको बिल्कुल शुरुआत भी आज वहीं से ही उन्होंने की है कि किसानों को खुश करने की बात करी है। किसानों की बात से ही शुरुआत आज के बजट की हुई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, एमएसपी में बढ़ोतरी की बात उन्होंने कही है, और कितनी बढ़ोतरी होती है वो बात की बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, किसान के लिए सोचा गया है, किसान की बात नहीं करी गई है। 4 करोड़ किसानों के ऋण की माफ़ी की बात उन्होंने कही है। अभी वो भी एक स्लैब देखना है कि कहाँ तक का वो किसान आने वाला है। और 11.8 करोड़ किसानों के लिए एक अलग से स्कीम लाए हैं, वो भी एक अपने आप में बहुत अच्छी पहल मैं उसको कहना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआत जो कही थी किसानों को सशक्त करने की बात कही थी, जिसमें देश के किसानों को सशक्त होने की वाकई में बहुत ज़रूरत है, उसकी आज हमको रूपरेखा देखने को हम लोगों को मिली। तो मेरे ख्याल से मेरा अपना आकलन है कि ये किसानों के लिए बिल्कुल एक अच्छी पहल करी गई है, और देश का किसान सशक्त होगा तो देश अपने आप में सशक्त होगा। ठीक है, हर्ष रंजन जी, देखिए आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, न जाने ऐसे कितने ही बजट आपने अपने सामने देखे होंगे, लेकिन अगर हम इस बार के बजट की बात कर लें, अंतरिम बजट काफी सामान्य रहा। क्या चुनाव से पहले ये जो बजट लाया गया है इसके जरिए कोशिश की गई है कि चुनाव नजदीक है उसमें जीत तो मिले, उसके बाद जो पूर्ण बजट लाया जाएगा असली लोगों को जो चीजें दी जाएंगी और जो राहत दी जाएंगी वो उस बजट में दी जाएगी, ताकि सरकार बनने के बाद भी वाहवाही मिल पाए। और एक चीज और जिक्र किया गया कि तमाम ऐसे स्कीम्स हैं जिन्हें हम बाद में रिवील करेंगे, बाद में लेकर आएंगे। इस पर भी आपकी राय चाहूंगी। मतलब शॉर्ट में कहा जाए तो खिड़की खोल के दिखा दिया है कि हिंट आप यहाँ से ले लिए, अंदर क्या है वो चुनाव के बाद अगर आएंगे तो दिखाएंगे। देखिए, मेरा मानना है कि आपको इस बजट को हॉलिस्टिकली लेना होगा, देखना होगा, हॉलिस्टिक व्यू से देखना होगा। अगर आप पिछले 10 साल के बजट को देखें, मोदी सरकार के बजट को, जिसका जिक्र भी किया कि जब 2014 में आए, उस समय से जिस गोल को लेकर सरकार चल रही है, उस गोल को प्राप्त करने की दिशा में ही हर बजट पेश किया जा रहा है। और वो गोल ये है कि साल 2047 जब स्वतंत्र भारत 100 साल का होगा, उस समय आप दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो और विकसित भारत हो, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री हो। ये सारे बजट उसी को नज़र में रखते हुए बनाए जा रहे हैं। अब रही बात जो टैक्सेशन की आप कह रहे हैं, इससे बहुत स्पष्ट ये होता है कि सरकार ने किसी भी तरीके से लोक लुभावन बजट पेश नहीं किया है, यानी कि गवर्नेंस के नाम पर सरकार जानती है कि उसे वोट मिलेगा और गवर्नेंस के नाम पे मिलेगा। आपने गौर किया होगा, जब जीडीपी की बात हो रही थी तो जीडीपी की व्याख्या वित्त मंत्री ने अलग तरीके से की, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन ग्रोथ, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस की भी बात उन्होंने की। और 3 सेक्टर हैं जिसको आप देश को विकसित होने का ग्रोथ इंजन कह सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले बार भी
जो जीडीपी है उसका 3.3%, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 10 लाख करोड़ रुपए कैपेक्स को दिए गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को दिए गए थे, और इस बार उसमें बढ़त की गई है, इजाफा किया गया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एक बार labor participation when talking about Nari Shakti. So there were so many omissions. I must say that this is going to be a very, very disappointing speech in terms of being couched entirely in generalities and without enough substance, nor any willingness to address the specific problems of the economy. She could have taken credit for certain things and challenged certain things, but instead what she gave us was nothing but unvarnished PR kind of rhetoric. So GDP has been given the new definition, that is governance, development and performance under the leadership of the Prime Minister. Yeah, the GDP I see is government disruption. I see not just not development, but rather, frankly, demographic betrayal of the young. And when I see P, I see poverty rising, and particularly inequality at the bottom echelons of our society. So GDP has a very different meaning in what we are seeing in the country than what she is saying. बजट आज जो पेश किया गया उसमें जीडीपी की नई परिभाषा भी दी गई। जी, हिस्टोरिकली मैं ये कहना चाहती हूँ एक शब्द में नहीं, a woman empowering the nation under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He always believed in that the country has to go forward with women leading the country. मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है, गरीब, किसान, युवा, महिला, हर किसी तबके को हम आगे बढ़ा रहे हैं विकसित भारत के लिए। और प्रधानमंत्री जी सिर्फ भारत को आगे नहीं बढ़ाए, विश्व में भारत को आगे बढ़ा रहा है और विश्व भारत को देख रहा है। एक और बात कही उन्होंने कि जुलाई में जब पूरा बजट पेश करूंगी, तो किस तरीके से इस मतलब को समझते हैं? नहीं, इसका मतलब है जनता प्यार दे रही है, ये प्यार का अवलोकन है। जैसे बजट में हर साल में हम टैक्सेशन का अवलोकन करते हैं, उसका प्रमाण देखते हैं, उसका गणित देखते हैं, ये भी गणित उसी का है कि जनता के प्यार का गणित है कि जुलाई में बजट होगा। लेकिन बहुत जरूरी बात है, उसके पहले जो व्हाइट पेपर आएगा तो हमारा जो नव मतदाता है वो जरूर देखेगा 2014 के पहले भारत की स्थिति कितनी खराब थी और 10 साल में भारत ने क्या क्या नहीं अचीव किया है। थरूर को भी आपने सुना। हालांकि देखिए बीजेपी तो तारीफ कर रही है, लेकिन शशि थरूर कल भी ये कहते आए कि महामहिम ने जो व्याख्या की वो पूरी तरह से इलेक्शन स्पीच थी, और आज भी उन्होंने जीडीपी की अपनी ही एक परिभाषा उन्होंने बनाई और उसको लेकर एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला। मैं आपके पास आऊंगी ब्रिजेश जी, क्योंकि जब अभी हमने शशि थरूर को भी सुना, उन्होंने भी जीडीपी का जिक्र किया, लेकिन जब सरकार ये कहती है कि जीडीपी की तो देखिए हम बात कर लें, लेकिन जब जीएसटी की बात करते हैं तो कहते हैं कि जीएसटी से एक राष्ट्र और एक बाजार का सपना पूरा किया है। यहां तक कि वो कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में लोगों की आमदनी बढ़ी है। तो एक व्यवसायी होने के नाते आपको क्या लगता है जीएसटी का कितना फायदा और कितना नुकसान व्यापारी वर्ग को रहा? शुरुआत में हमें टैक्सेस की आदत नहीं थी, तो जीएसटी का पहले तो हमें लगा कि बहुत नुकसान है, परेशान हो रहे हैं हम लोग, सिस्टम को भी नहीं समझ पा रहे थे, इवन जो अधिकारी थे वो भी उस सिस्टम को नहीं समझ पा रहे थे। पर एंड ऑफ द डे व्यवसायी को बहुत बेनिफिट है जीएसटी के आने से। और जितना काम हम अब पहले हमें कैश की आदत थी, अब बैंक की आदत थोड़ा कम थी, जितनी बैंक की आदत हमारी बढ़ेगी उतना ही व्यवसायी को बेनिफिट होगा। हमारी कंपनी, जैसे मैं व्यवसाय चलाता हूँ, तो पहले जो हम काम कर रहे थे जीएसटी के आने के बाद हमारे काम, वर्किंग ग्रोथ, सभी कुछ बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से लगातार पूजा अजय जी कुछ कहना चाहते हैं, एक बार करिए। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूँगा। पहले क्या होता था कि हमारे कैपिटल गुड्स पे जो इनपुट क्रेडिट होता था वो पूरा नहीं मिलता था फर्स्ट ईयर में, और आज क्या है कि जीएसटी रिजिम में कि आज आपको सपोज आपने 1 करोड़ की मशीनरी परचेज की है और उस पर 1 करोड़ पर 18 लाख जीएसटी दिया है, तो उसको आप फर्स्ट ईयर में ही उसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा चेंज है। बिजनेस में प्रॉब्लम क्या होती थी, उनका कैपिटल ब्लॉक हो जाता था, फंड्स ब्लॉक हो जाते थे, तो आज वो 18 लाख का जब वो क्रेडिट मिल जाता है तो उस पर जीएसटी का पेमेंट नहीं करना होता है, तो व्यापारी को ही इस हिसाब से बहुत फायदा हुआ व्यापारी को। बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से लगातार सवाल और जवाब हम कर रहे हैं हर्ष रंजन जी, एक सवाल मेरे जहन में बार बार उठता है, और वो सवाल ये कि जब भी बजट पेश किया जाता है, चाहे वो संतोषजनक हो या ना हो, तब भी कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मजा नहीं आया बजट में, इस बार राहत नहीं मिली, और कई बार आप भी ये जरूर सुनते होंगे। लेकिन देखिए जब हम बात करते हैं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की, तो हमने देखा है कि ज्यादातर वो
गरीब लोगों को लाभ देती है। ऐसे में जो मिडिल क्लास लोग बच गए, उनका क्या? उनको तो लाभ ना इधर से मिलता है ना उधर से, टैक्स वो पे करते हैं और लाभ गरीब लोगों को मिल जाता है। सरकार तमाम योजनाओं का, मुफ्त राशन हो, मुफ्त गैस सिलेंडर हो, तमाम चीजों की जो भरमार है वो गरीब लोगों के लिए है, लेकिन पिसा तो मिडिल क्लास ना। और हमें सब्सिडी छोड़ने की भी नसीहत परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले एक दशक में आई है, एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। हमारी 4 जो जात प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में है, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे गरीब, हमारे अन्नदाता, उनके पूर्ण रूप से ऊर्जावान होने के आधार पे ही भारत आगे बढ़ेगा। और जो नए नए कीर्तिमान हर एक क्षेत्र में हमने स्थापित किए हैं, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, एक एक क्षेत्र में हमारे नौजवानों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कोई भी प्रतिस्पर्धा हो। भारत अब आगे बढ़ चुका है। यही समय है, सही समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी आप अपना जवाब दीजिए। योजनाएं तो तमाम लाई जाती है, लेकिन योजनाओं को लाने से पहले ही क्राइटेरिया फिक्स हो जाता है कि इतने लोगों को और इन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा, बाकियों को कुछ लाभ नहीं मिलेगा। देखिए पूजा, आपने जो मुद्दा उठाया है उसको दरअसल इस रूप में देखने की ज़रूरत है कि भारत 140 करोड़ की आबादी पर बैठा हुआ देश है और यहाँ की ज़्यादा जनता जो है वो पॉवर्टी लाइन के आसपास या उससे नीचे है। और जब भी मैं वही बात फिर रिपीट करूँगा कि जब हमारा 2047 का लक्ष्य विकसित भारत है और हमारी जीडीपी जो है वो दुनिया की तीसरी, अमेरिका और चीन के बाद तीसरी अर्थव्यवस्था, अभी हम 5वीं पे हैं, लेकिन जब तीसरी पहुंचने का लक्ष्य है, उसके लिए 2 महत्वपूर्ण जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए लेबर की ज़रूरत होती है, जो लो कॉस्ट लेबर मिले और वो लेबर स्किल्ड हो, एजुकेटेड हो और हेल्दी हो। इसलिए आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पर एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर पर भी बहुत ध्यान दिया गया है और पोस्ट कोविड के बाद हेल्थ सेक्टर में काफ़ी एलोकेशन बढ़ाया गया है। अब आता हूँ इसमें आपने जैसे जिक्र किया, इसी से रिलेटेड मेरा सवाल भी है। आपने क्योंकि जिक्र किया, जीडीपी का हम जिक्र कर रहे थे और आपने बताया कि हम लोग किस तरह से अभी 5वें स्थान पर हैं। ठीक है, हम ब्रिटेन से आगे हैं, इटली से आगे हैं, लेकिन अभी $3.7 ट्रिलियन हमारी इकॉनमी है। 5 तक हमें लेकर जानी, लेकिन उसके लिए जो हमें ग्रोथ रेट बनाकर रखना है 7%, उसके लिए भी तो कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। जब हम पर कैपिटा इनकम का जिक्र करते हैं तो कह दिया जाता है कि आंकड़ों पर मत जाइए। देखिए चारों, 7+% का जो ग्रोथ अभी हम देख रहे हैं वो बहुत ही शानदार ग्रोथ रेट है, और अगर अगले 25 साल ये 7% से आप तुलना करें तो भारत आज जहां 3.7 ट्रिलियन की इकॉनमी है, लगभग सिंपल मैथमेटिक्स से, गणित से आप $35 ट्रिलियन तक यूं ही पहुंच रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों को देखें जो विकसित देश हैं, अमेरिका को देखें आप, चीन को देखें, वहाँ ग्रोथ रेट किस तरीके से भारत से काफ़ी नीचे है। और भारत में जो अभी पोटेंशियल है ग्रोथ का वो 8 से 8.5 तक है। दरअसल सरकार जो काम कर रही है, जैसे अभी हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट बता रहे थे जीएसटी के बारे में, देखिए जब भी कोई नई योजना आती है या उसको आपको फॉलो करना होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं, उनका रिएक्शन और देख लें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज जो इंटरिम बजट पेश किया, ये फुल फ्लेज बजट नहीं है, इंटरिम बजट है, लेकिन इंटरिम बजट जो भी उन्होंने प्रस्तुत किया तो बहुत ही इंकरेजिंग है, बहुत ही उत्साहवर्धक है और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं। और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ इस इंटरिम बजट के कारण ही, जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है
उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। 2047 का जो एक रोड मैप दिया है प्रधानमंत्री, या उस रोड मैप, उस टारगेट को हम अचीव करेंगे, हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। और थैंक यू सर। चारुल, हम अपनी बात को आगे जी, जी, जी। देखिए, सरकार के जो भी मंत्री हैं या जो सरकार कह रही है वो वही बात कह रही है कि दरअसल जो आपका विजन है वो 2047 का है। और मैं जो कह रहा था कि जब भी कोई स्कीम आती है इनिशियली रेजिस्टेंस होता है लोगों का उस पर। हमने देखा जीएसटी पर भी हुआ था। बैंकिंग इंडिया में 90s के दशक में जब बैंकिंग सिस्टम का कंप्यूटरीकरण हुआ था उस समय भी लोगों ने उस पर आपत्तियां की थी कि जॉब चले जाएंगे। लेकिन आज हमारे जो जीएसटी के उपयोगकर्ता, जो बिजनेसमैन हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कितने खुश हैं। हमारे पैनलिस्ट ने खुद इस बात की तस्दीक की है। तो जो पूजा के मैं सवाल पे आता हूँ कि जो स्कीम्स हैं वो गरीबों के लिए आते हैं और जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनको मिडिल क्लास होता है। देखिए पूजा, जब आप परिवार को आगे बढ़ाते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, समाज को आगे बढ़ाते हैं, तो दरअसल सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। और सबको मालूम है कि ये बजट जो है वो सिर्फ दो ही चीज़ का हिसाब किताब है कि सरकार की आमदनी इतनी हुई और सरकार ने बाकी विभाग चलाने के लिए इतने पैसे खर्च कर डाले। और आमदनी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो टैक्स से आता है। और टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स जो आप मिडिल इनकम ग्रुप की बात कर रही हैं देता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी में दे। अगर ये पैसे हम नहीं देंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? क्या आप ऐसा मान सकती हैं कि एक परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति आगे बढ़े और बाकी आगे न बढ़े तो वो परिवार के आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। सामाजिक न्याय भी जो है वो भी टॉप प्रायोरिटी गवर्नमेंट की। तो सामाजिक न्याय का मतलब यही है कि हम कमजोरों को उठाएं और अपने जो समर्थ हैं वो उनकी सेवा। कुल मिलाकर दिल बड़ा रखना है, हर वर्ग का ख्याल रखना है और दिल बड़ा करते हुए ये उम्मीद करनी है और ये कोशिश भी करनी है कि हर वर्ग का विकास हो, जिसको लेकर सरकार भी कह रही है कि हर वर्ग का हम विकास कर रहे हैं। मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूँ। दिनों में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये बजट उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। मेरे दृष्टि से उस बजट की अगर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अगर मैं मानूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान की बात कही थी। सिर्फ कहे नहीं, उसको क्रियान्वयन करने के लिए आज बजट में 1 लाख करोड़ रुपया की एक कॉर्पस फंड की अनाउंस किया गया। जो संस्था, जो निजी सेक्टर की संस्था, प्राइवेट सेक्टर या इंस्टीट्यूशनल बॉडी लोन लेना चाहेगा, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देने की व्यवस्था है। उसकी सीधा लाभ भारत की नई पीढ़ी को, विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो टेक्नोलॉजी की नई दुनिया आ रही है उसको भारत की नौजवानों में पूरी ताकत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन हो गया है। इनोवेशन एक जन आंदोलन के रूप ले रहा है और ये 1 लाख करोड़ रुपया की वित्तीय व्यवस्था एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया गया है। आने वाले दिनों में भारत एक जिम्मेवार देश के नाते विश्व समस्या की साथ साथ भारत की रोजगार सृजन, भारत की ईज ऑफ लिविंग, भारत में एक चरम सुखद स्थिति तक ले आने के लिए काम होगा। आपके मंत्रालय से दो सवाल है संबंधित सर कि एक जो 1 करोड़ 40 लाख लोगों को, युवाओं को स्किल्ड किया गया है और दूसरी तरफ 390 यूनिवर्सिटी खोले गए हैं पिछले 10 साल में, इसके बारे में थोड़ा जानना है। देखिए, PM3 के बारे में चर्चा हुई है, नए यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा हुई है, नए IIT, नए IIM, ये सारे जो उल्लेख किया गया है ये सब उस दिशा में एक एक कदम है। स्किल इंडिया के तहत 1 करोड़ 40 लाख नई पीढ़ी की लोगों को स्किल, अपस्किल, रीस्किलिंग करने की बात कही गई है। ये आने वाले दिनों में और गति पकड़ेगी। इस बजट जिस प्रकार की कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ी है इस बजट में, जिस प्रकार की देखिए 3 नया रेलवे कॉरिडोर की बात कही गई, इसकी सीधा अर्थ ज़्यादा लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा, ज़्यादा स्किल मैन पावर लगेंगे, लोगों की जीवन मान में बढ़ोतरी होगा। ये सीधा पैदा ये बजट मैं अगर एक लाइन पे उसको कहूँ, वेलफेयर और वेल्थ क्रिएशन दोनों की संतुलन की
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जादुई करिश्मा है। बिल्कुल, देखिए बजट आ चुका है और ऐसे में तमाम रिएक्शंस जो हैं वो आ रहे हैं। सरकार इस बजट को ऐसा बता रही है और ऐसा दिखा भी रही है कि कुल मिलाकर कहा जाए तो हर वर्ग का विकास हुआ है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी जुड़ गए हैं। कौशल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और सर, सबसे पहले आपका रिएक्शन ये बजट जो आज आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य विकसित भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, विकसित परिवार आत्मनिर्भर परिवार बनाने के लिए, तो ये विकसित भारत आत्मनिर्भर परिवार बनाने के लिए, तो ये विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये बजट आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश करने का काम किया है और ये सभी के हित का बजट है। आने वाले समय में हमारा देश संपूर्ण विकसित होगा और सभी को वो सुविधाएं मिलेंगी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, सबको हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार उपलब्ध कराएगी। कौशल जी, एक सवाल ये भी है, देखिए ये भी कहा गया साफ तौर पर, केंद्र मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, उन्होंने साफ कहा है कि महिलाओं के लिए जल्द बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो लाई जाएंगी, किसानों का भी खास ख्याल रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है भारत और 2047 का विजन इस बजट के जरिए जरूर पूरा करने की कोशिश सरकार करेगी। देखिए, महिलाओं के लिए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं बनाई हैं उसमें आवास महिलाओं के नाम, शौचालय महिलाओं के नाम, राशन महिलाओं के नाम, गैस सिलेंडर चूल्हे महिलाओं के नाम, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, 15,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी बना करके उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराना, महिलाओं को विशेष तौर पर क्योंकि महिलाएं जो है 2 परिवार को मजबूत करती हैं, एक अपने माँ बाप का और अपने ससुराल का, तो इसलिए महिलाओं को आगे लाने का काम किया जा रहा है। और आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि पीछे जो महिलाओं को पार्लियामेंट में यानी विधायिका में, लोकसभा और विधानसभा में भी उन्हें 33% आरक्षण दे करके उन्हें विधायिका में भी शामिल करने का काम किया जा रहा है। तो इस तरह महिलाओं को मजबूत करने का काम हर क्षेत्र में मोदी जी की सरकार कर रही है। आने वाले समय में महिलाएं जितना ही ज़्यादा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत होंगी हर क्षेत्र में, हमारा देश निश्चित तरीके से विकसित बनेगा, परिवार भी विकसित बनेंगे और लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। कौशल जी, ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए, कहा जाता है किसी भी राष्ट्र का निर्माण तब होता है, विकास तब होता है जब न केवल शहरों का विकास हो बल्कि गांव-गांव का भी विकास किया जाए। तो क्या सरकार का फोकस इस पर भी रहेगा? हालांकि देखिए, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ा ऐलान किया गया, इसके आधार पर तो यही समझा जा सकता है कि हाँ, विकास तो होगा, लेकिन क्या गाँव को भी अब प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हें भी शहर के तर्ज पर तैयार किया जाएगा? मोदी जी ने शुरू से ही गांवों पर विशेष ध्यान दिया है, इसीलिए सभी को आवास की बात की, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लोगों को आवास देना शुरू किया। अभी 2 करोड़ आवास और लोगों को दिए जाएंगे, यानी हाउस फॉर ऑल की योजना जो मोदी जी की है, उसमें जिन लोगों के भी पास आवास नहीं है उन सभी लोगों को आवास मिलेंगे, शौचालय नहीं तो शौचालय मिलेंगे। महिलाओं को रोजगार करने के लिए प्रत्येक बैंक से स्टैंड अप योजना के तहत एक महिला को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन देकर उन्हें कल कारखाने का मालिक बनाना, उद्यमी बनाना। महिलाओं के लिए विशेष करके किया दिया गया, SC ST समाज के लोगों के लिए भी कल कारखाने का मालिक बनाने के लिए पहले ही इस योजना को लाने का काम स्टैंड अप योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। गाँव का डेवलप हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रत्येक गाँव को सड़क से जोड़ना, गाँव का समुचित विकास करना, शहर की तर्ज पर ही गाँव को स्मार्ट बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कर रही है। विकसित भारत बनाने में वो शहर हो चाहे गाँव, सभी का विकास होगा, सभी का डेवलपमेंट होगा और सभी को बराबर लाने का प्रयास मोदी जी की सरकार कर रही है। और इसलिए ये जो बजट है ये सर्वांगीण विकास का बजट है, सभी के हित का बजट है।
कौशल जी, एक चीज और समझना चाहेंगे कि देखिए, जब हम शहरों की बात करते हैं तो यहाँ पर किसी भी महिला के लिए ऑफिस जाना बहुत इजी होता है, उतना हम कह सकते हैं कि एजुकेशन लेवल जो है वो बढ़ चुका है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जब हम बात करते हैं तो वहां पर ऑप्शंस जो है वो बहुत कम है। ऐसे में उन महिलाओं के लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जो कि घरों में रहती हैं, जिनके पास जिम्मेदारियां भी होती हैं, घर में बच्चों को देखना है, बड़े बूढ़ों को देखना है, उनका ख्याल भी रखना है, उन्हें सशक्त करने के लिए क्या होना चाहिए? हमारी सरकार ने इसमें साफ तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले ही इस बात को बोला था कि हम 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं को। लेकिन अब बजट आते आते आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको तय किया कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे। गाँव में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती महिलाएं जो घरों में रहती हैं लेकिन स्वयं सहायता समूह भी चलाती हैं, गृहस्थ आश्रम भी, अपना पूरा परिवार भी देखने का काम करती हैं, ऐसे में 15,000 ड्रोन उन महिलाओं को दिए जाएंगे और उन्हें नमो ड्रोन दीदी के नाम से पुकारा जाएगा। खेतों में काम करने जो सिंचाई के है या उसमें उर्वरक डालना है, खाद डालनी है, जिसमें यूरिया हो या डीएपी हो, ऐसी खादें जो अब आएगी नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, उसमें डाल करके ड्रोन के द्वारा और कीटनाशक दवाएं डाल करके वो छिड़काव करेगी, उनका पैसा उन महिलाओं को मिलेगा। तो ये ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, घरों में रहने वाली महिलाएं भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को बड़ा काम मिलेगा, आर्थिक रूप से वो पूरी तरीके से मजबूत होंगी। इसके अलावा जो विश्वकर्मा योजना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 17 सितंबर 2024 को लागू किया था, उस विश्वकर्मा योजना के तहत 17 तरीके के लोगों के जो अपने हाथों का हुनर जिनके पास है, वो चाहे किसी भी प्रकार के कारीगर हों, चाहे किसी भी प्रकार का काम करते हों, दर्जोजी का काम हो, सिलाई का हो, कढ़ाई का हो, किसी भी प्रकार का जो महिलाएं भी करते हैं, उन लोगों को ये सुविधाएं देने का काम किया जा रहा है। और कम रेट पर, कम दर पर, उनको कम ब्याज पर उन लोगों को जो है लोन भी देने का काम किया जाएगा। सुविधाएं दे करके उनको पूरी तरीके से विकसित परिवार बनाने की योजना है मोदी जी की कि जब विकसित परिवार बनेगा, आत्मनिर्भर परिवार बनेगा, तभी हमारा देश विकसित देश बनेगा, आत्मनिर्भर देश बनेगा। इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख करके प्रधानमंत्री जी ने इस पर काम किया। इसीलिए वोकल फॉर लोकल की बात की है कि लोकल सामान, जो स्थानीय सामान है वो बने और बिके, लोगों में जाए। इसके अलावा जो है फिर वही इतना ज़्यादा उत्पादन हो कि हमको बाहर से कोई सामान ना लेना पड़े और लोकल फॉर ग्लोबल बन जाए, यानी पूरी दुनिया में हम अपने देश को का सामान बेच सके। और इसीलिए देखिए, मेक इन इंडिया के तर्ज पर भी बहुत सारा काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया कौशल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बजट पर चर्चा करने के लिए। एक बार फिर से स्टूडियो के जो मेहमान हैं उनका रुख करना चाहेंगे। राजेंद्र जी, मैं आपके पास आई थी, आपसे सवाल करना चाह रही थी। देखिए, किसानों को सशक्त करने पर केंद्र सरकार का जोर है। वो कहते हैं कि दुग्ध किसानों का बढ़ावा मिल रहा है, लोन माफ भी किया जा रहा है, MSP बढ़ाई गई है। ये तमाम बिंदु जो है ये सरकार की ओर से कहे गए। लेकिन क्योंकि ये अक्सर कहा जाता है कि सरकार की किताबों में तो आंकड़े जो है वो गुलाबी ही रहते हैं। आप एक किसान हैं, आपको कितना इस बात से आप अग्री करते हैं और आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने शुरुआत यहीं से की थी कि जो आंकड़े हैं या बजट आता है, बजट एक प्रारूप तैयार हुआ होता है, उसे धरातल पर कितना लाते हैं वो फर्क पड़ता है। धरातल पे अगर आ जाए, पिछले बजट की हम लोग बात कर लगे, पिछले वाला बजट जो है वो लगभग इन लोगों ने 56 कुछ परसेंट उसको खर्च किया है, तो धरातल पर 100% नहीं आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तंत्र में कमियां रह जाती हैं। वो कमियां को दूर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो कमियां दूर नहीं होंगी तो किसान के लिए चाहे आप स्कीम कितनी भी तैयार कर लो, स्कीम सिर्फ कागजों में रह जाएंगी। मैं पीछे भी आपके माध्यम से कहता रहा हूँ कि जो धरातल पर चीज़ आनी है, जो आपने एक रोड बना लिया है, रोड मैप तैयार कर लिया, उसको धरातल पर लाइएगा और देश के किसान के लिए तो क्या कमियां आपको ऐसी लगती हैं? आपको क्या लगता है वो कौन से बिंदु हैं कि धरातल पर वो स्कीम्स जो है, वो योजनाएं जो है सरकार की, वो आ नहीं पा रही है? क्योंकि किसान अगर उतना ही परेशान है जितना पहले था, तो फिर इन योजनाओं का, इन स्कीम्स का लाने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक जो हमारा किसान वर्ग है वो बहुत ही ज़्यादा शिक्षित वर्ग नहीं है, और वहाँ तक जो योजनाएं हैं उनको पहुँचाने के लिए सरकारी तंत्र जो है पूरी तरह फेल होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि सरकार जो है शराब के ठेके
गांव-गांव, शहर-शहर में खोल देती है। नाम होता है सरकारी शराब का ठेका। क्या किसानों के लिए कोई ऐसी स्कीम आपने लाई है, ऐसी कोई योजनाएं लेकर आए हैं जो गांव-गांव तक या शहर-शहर तक पहुंचा दें उनको? इस तरीके का, मतलब सिर्फ उदाहरण मेरा ये है कि जिस तरीके से आप एक गलत चीज़ को फैला सकते हो, एक अच्छी चीज़ को फैलाने का काम करिएगा, एक कार्य योजना बनाइएगा, एक एजेंसी तैयार करिएगा कि जो किसानों को प्रशिक्षित करे। पॉइंट तो मैं समझ गई, लेकिन उसका ठेके से क्या कंपैरिजन था वो मैं नहीं समझ नहीं, वो ठेके से मैं इसलिए बता देता हूँ आपको कि ठेका खोलने के लिए तो आपके पास पूरे तंत्र हैं, आप गांव-गांव खोल सकते हो, लेकिन जिससे देश के किसान का भला हो ऐसा तंत्र आप तैयार नहीं कर सकते हैं। मेरा सिर्फ उदाहरण इसीलिए मैं उदाहरण दे रहा था क्योंकि एक गलत चीज को आप गांव-गांव पहुंचा रहे हो, लेकिन सही चीज को पहुंचाने के लिए आपके पास तंत्र नहीं है, आपके पास वो एजेंसी नहीं है। वो क्यों नहीं है? उस एजेंसी को आप लेकर आइएगा और किसान का भला कीजिएगा। क्योंकि गुलाबी जो आपने पर्चे की बात कही थी, कागज की बात कही थी, मैं वहीं से आना चाहता हूँ कि उस कागज को धरातल पे लाइएगा, एक एजेंसी तैयार करिएगा। लेकिन राजेंद्र जी देखिए, आगे गेस्ट के पास जाऊंगी, लेकिन एक मैं आपकी बात पे एक पॉइंट और कहूंगी कि ठेके पर जाकर कैसे क्या करना है ये सरकार किसी को नहीं समझाती है, वो खुद करते हैं। और सरकार कैसे आगे बढ़ेगी, वो योजनाओं का जो जिक्र है उसका प्रशासनिक लेवल पर काम किया जाता है। चलिए मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। जी सर, छोटा सा और गेस्ट के पास भी जाने से। ठेके पर आदमी खुद जाता है और दूध वाला बेचारा घर जाता है। लेकिन दूध किसानों को मजबूत करने की बात कही है सरकार ने। जब आप प्लेटफॉर्म तैयार करोगे तो किसान अपने भले के लिए वहां तक जाएगा। ठीक है ब्रजेश जी, आपका मैं थोड़ा राजेंद्र जी की बात में ऐड करना चाहूँगा। सहमति है हमारी काफ़ी कुछ उनकी बातों से कि ठीक है, जब हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो हमें हमेशा ध्यान में ये रखना होगा कि कृषि जो विषय है वो केंद्र का भी है और राज्यों का भी विषय है। तो इसमें बहुत सारी योजनाएं जो लागू होती हैं, होंगी, कैसे होंगी, ये राज्य के विषय में भी आता है। और दूसरी बात कि किसान पूरे देश में जो फैले हुए हैं वो अलग अलग तरीके के किसान हैं। जो पंजाब का किसान है, जो हरियाणा का किसान है, वो बिहार का किसान नहीं है, क्योंकि ये बड़े किसान हैं, इनके पास खेत बड़े हैं। आप पंजाब में जाके देखें, उनको जिस इक्विपमेंट पे वो खेती करते हैं, जिस तरीके से, उस तरीके से बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में अगर आप जाके देखें तो वहाँ के किसानों के पास सर, लेकिन आप सोचिए ना कि छोटी भूमि पर ही खेती कर पाना ये कितनी बड़ी चुनौती होती है। तो मुझे लगता है जहाँ चुनौतियां ज्यादा है वहाँ समर्थन ज्यादा मिलना चाहिए सरकार की ओर से। इसलिए मैं उस बात पे आता हूँ कि कोई भी योजना तो एक ही होती है, लेकिन हो सकता है कि पंजाब का किसान, तमिलनाडु का किसान उसका ज़्यादा फायदा उठा पाए और एक जो छोटे किसान है उसका नहीं उठा पाए। तो इसमें राज्य सरकारों की भी उतनी ही अहम भूमिका होती है और होनी चाहिए। इसलिए ये केवल केंद्र का विषय नहीं है, कृषि राज्य का भी विषय है। सर, राज्य का तो विषय बिल्कुल है, लेकिन केंद्र के समर्थन से ही राज्य का ये एक मुद्दा बन जाता है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार समर्थन करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि राज्य में बिल्कुल। ठीक है ब्रजेश जी, आपका रुख करते हुए देखिए, जिस तरह से बात हम करते हैं, अगर आज की हम बात कर लें तो आज बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो करोड़पति बन चुके हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो छोटा सेटअप डालकर ही बिजनेस करते हैं। और पीएम मोदी ने भी लोगों से अपील की थी कि बेहतर ये होगा कि आप किसी के पास जाकर नौकरी ना करें, बल्कि अपना एक छोटा सा सेटअप रखें ताकि आप 4 और लोगों को नौकरी दे सके। लेकिन ऐसे में हम कई बार ऑब्जर्व करते हैं, लोग भी आपस में बात करते हैं कि जो बड़े व्यापारी हैं उन्हें अगर फायदा हो रहा है तो भी ठीक, अगर नुकसान हो रहा है तो उसके लिए मैनेजमेंट उनके पास है। लेकिन अगर हम छोटे व्यापारियों की बात करते हैं तो उनके पास वो मैनेजमेंट इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। और कहीं ना कहीं अगर आप भी देखें तो अभी भी बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो छोटे व्यापारियों के लिए नहीं चलाई जा रही है। उनके लिए और योजनाएं लाने की ज़रूरत है सरकार को। देखिए, ये कमी ना जो छोटे व्यापारी नहीं कर पा रहे हैं, एक मैं इसको एजुकेशन की कमी मानता हूँ। अगर वो ठीक से पढ़ा लिखा नहीं है, वो सिस्टम में नहीं आया। आप ये देखिए कि हम लोग कंप्यूटर की दुनिया में जी रहे हैं, अब एआई आ गया है नया। अगर हम इस सबको नहीं सीख रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, तो सरकार हाथ पकड़ के सबको बड़ा नहीं कर सकती, खुद भी कुछ करना होगा। एक आप सिंपल अगर कुछ नहीं कर सकते, कंप्यूटर कोर्स कर लें, थोड़ा सा उसको जान लें, गूगल पे जाएं, सब चीज़ अवेलेबल है। और मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि बिजनेस जो है ना, जो नहीं ग्रोथ कर पा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके स्किल की कमी है। वो उसके स्किल को डेवलप करने में जोर नहीं दे रहा है। वो जैसे चल रहा है चल रहा है। एक दुकानदार है,
अपनी दुकान पे बैठा है, छोटी सी परचून की दुकान पे बैठा है, वो बैठा रह जाता है और जो आपकी एप्स आ रही हैं वो डिलीवरी कर रहे हैं। अरे भाई, एक 5-7-10 हज़ार रुपये महीने का लड़का तू भी रख ले, तुझे तेरे कस्टमर फोन करें, इमीडिएट पहुंचवा दो। पर इसके करने की जगह नहीं, जिसको चाहिए वो संसाधन और थोड़ी समझदारी की कमी है। अजय जी, उसी के एक अनुसार सवाल आपसे भी वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब जब से ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की सोच रखने वाला ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। नमस्कार। तो जो बजट पेश किया गया, इसकी तारीफ चारों ओर की जा रही है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए बीच में एक चीज काफी ट्रेंड की थी और पीएम मोदी ने भी खुद ये बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब आपको लोन लेने के लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 45 मिनट में लोन ले सकते हैं और जो भी काम आप शुरू करना चाहें वो काम आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन लोन देने का ऐलान तो हो गया, लेकिन इसके लिए भी क्राइटेरिया फिक्स कर दी गई लोगों के लिए कि ये लोग लोन ले सकते हैं और ये लोग जिन्हें जरूरत है तब भी वो लोन ले नहीं सकते हैं। यानी खास तौर पर तब भी गरीबों का ख्याल रखा गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मिडिल क्लास को भी जरूरत पड़ जाती है लोन की। ऐसे में उन्हें ना जाने कितने बार बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं और फिर भी कोई समाधान तो निकल नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि लोन आज की केवल बड़े बिजनेसमैन या बड़े घराने में ही लोन मिल रहा है। आज छोटे जो रिक्शा पुलर है उसको भी लोन मिल रहा है, आज किसान है, आंगनबाड़ी वगैरह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सबको लोन मिल रहा है। आज लोन लेने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अभी हम लोग जब ब्रेक में बैठे हुए थे तो राजेंद्र जी से बात कर रहे थे कि जो किसानों को जो लोन मिलते हैं तो किसानों को कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली इतना बरगला दिया जाता है कि ये लोन आप ले तो रहे, पे नहीं करना है। अगर आप लोन लेकर पे नहीं करोगे तो आपकी जो क्रेडिट बढ़ती है ना सब खत्म हो जाती है, उसमें आपको फ्यूचर में लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज की डेट में बहुत सारे प्राइवेट एप्स भी आ गए हैं, छोटी छोटी NBFCs भी आ गई हैं जो 20,000, 25,000, 50,000 तक का लोन इंस्टेंट लोन दे रही हैं। तो लोन मिलना पहले से बहुत आसान हो गया। लेकिन अजय जी, जब हम ऐसी ऐप्स का जिक्र करते हैं तो ये ऐप्स लोन तो आसानी से प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन इनका जो तरीका है वापस लेने का वो नहीं लगता है कि वो बहुत ज्यादा ऐसा है जो सिचुएशंस को क्रिएट कर देता है कि लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, लोग नंबर बंद कर देते हैं और कई लोगों ने तो ऐसे ऐप्स की वजह से सुसाइड भी कर लिया। सवाल और अजय जी मेरा भी है, देखिए आपने जिक्र किया कि आज आसानी से लोन मिल जाता है, हर जगह उपलब्ध है, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो लोन दिया जा रहा है उसका इंटरेस्ट रेट काफी कम है और कोई भी चाहेगा कि कम दाम पे अगर उन्हें पैसा मिल रहा है और कम पैसे उन्हें चुकाने पड़ेंगे तो इसमें क्या गुरेज है। और उस लोन में भी लोगों को सब्सिडी भी दी जाती है, तो कोई भी चाहेगा कि फायदा उन्हें हो। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना। मैं तो ये कर रहा हूँ कि जितने मैंने देखा है कि चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो छोटे छोटे क्या नाम कास्ट वर्ग हो, उनको लोन मिल रहा है। लेकिन लोन के साथ साथ जब तक आप लोन को चुकाएंगे नहीं, आपने सपोज आपका आज क्या है, हर चीज़ ऑनलाइन है। आपके सिविल, आपने एक लोन लिया है, आपके सिविल में वो चीज़ इन्फॉर्मेशन दर्ज हो रही है। अगर आप टाइमली लोन को पे कर रहे हैं, अब लोन को ये मत सोचिए कि जो लोन मिला उसको हम खा जाएं। जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है उसका आपने अंडा डेली लेना है या एक बार मुर्गी को खाना है, इस पर डिपेंड करेगा। अगर आपने कोई लेकिन अजय जी जैसे अभी राजेंद्र जी ने जिक्र किया, एक छोटा सा रिएक्शन इस पे लूंगी कि सरकार अपॉर्चुनिटीज तो दे रही है लेकिन वो जनता को पहुंचे तो सही, वो समझ तो आए। अगर सरकार को, मतलब सरकार जो लोन दे रही है, अगर जनता आसानी से समझ जाए तो इन प्राइवेट लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, एप्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। अब मैं तो ये कह रहा हूँ, जनता से अपील करूंगा, मैं तो किसानों से भी अपील करूंगा, सीधा बैंक में जाएं। आज जो गवर्नमेंट बैंक है वो छोटा छोटा लोन दे रही है, आप ये प्राइवेट
प्राइवेट वालों से बचकर हैं, क्योंकि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 से 24%, 36% तक होता है इनका। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट बैंक, सरकारी बैंक जो है, वो आपको 10 से 12% पर लोन प्रोवाइड कर रही हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर अवेयरनेस की जरूरत है। और सर पीसीआर से बार-बार कमांड आ रहा है कि वक्त हो गया एक ब्रेक का। मुझे लगता है हम सभी को यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।